नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बंगाल में खेला होबे की सफलता के बाद अब यूपी में खदेड़ा होबे, बोले सपा नेता। सीएम योगी वापस मठ जाने की तैयारी करें। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि भाजपा को हराने के लिए सपा और कांग्रेस ने फिर मिलाया हाथ, बीकेयू के साथ बनाया तीसरा मोर्चा। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि नरेंद्र मोदी से बेहतर नेता है नीतीश। जेडीयू के पूर्व विधायक ने मोदी सरकार के खिलाफ यहां पर मोर्चा खोल दिया है और कहा है कि मोदी से देश नहीं संभल रहा। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी सरकार से कोरोना नहीं संभल रहा, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। बंगाल में खेला होबे की सफलता के बाद अब यूपी में खदेड़ा होबे, बोले सपा नेता। सीएम योगी वापस मठ जाने की तैयारी करें। जी हां दोस्तों, पिछले कुछ हफ्तों में उत्तर प्रदेश की राजनीति में काफी उठापटक देखने को मिला है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी के केंद्रीय मंत्रियों की बैठकों का दौर चला, जिसके बाद सरकार और संगठन में बदलाव की संभावनाओं की खूब चर्चा हुई। नेतृत्व परिवर्तन तक की बात होने लगी थी, जिसे लेकर योगी आदित्यनाथ और पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के बीच अनबन की खबरें भी सामने आई। इन्हीं घटनाक्रमों पर समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने अपनी टिप्पणी की है। आईपी सिंह ने कहा है कि अब योगी आदित्यनाथ के मठ जाने का समय आ गया है। आईपी सिंह ने अपने ट्विटर अकाउंट से कई ट्वीट्स किए, जिनमें उन्होंने सीएम योगी को निशाने पर लिया है। अपने एक ट्वीट ने सपा नेता ने लिखा, बंगाल में खेला होबे की अपार सफलता के बाद अब उत्तर प्रदेश में जोरदार खदेड़ा होबे। आईपी सिंह ने एक और ट्वीट किया है, जिसमें दो तस्वीरों का हवाला देकर उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की प्रधानमंत्री मोदी के समक्ष बेइज्जती हुई है। एक तस्वीर में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा प्रधानमंत्री मोदी के ठीक सामने बैठे नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तस्वीर में योगी आदित्यनाथ एक बड़ी सी टेबल के अंतिम छोर पर बैठे हैं, जिसके एक छोर पर पीएम मोदी बैठे हैं। इन दोनों तस्वीरों को शेयर करते हुए सपा नेता ने ट्वीट किया, 126 विधानसभा वाले राज्य का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के साथ कुर्सी लगाकर बैठा है और 403 विधानसभा वाले उत्तर प्रदेश का मुखिया 2 किलोमीटर दूर बैठाया जाता है। उत्तर प्रदेश के किसी मुख्यमंत्री की आज तक इतनी बेइज्जती नहीं हुई होगी। ये मठ जाकर घंटी बजाने की तैयारी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी को हराने के लिए सपा और कांग्रेस ने फिर मिलाए हाथ, बीकेयू के साथ बनाया तीसरा मोर्चा। जी हां दोस्तों, सहारनपुर में जिला पंचायत अध्यक्ष का पद भाजपा के खाते में न जाए, इसके लिए सियासी पार्टियों ने गठजोड़ बनाने शुरू कर दिए हैं। भाजपा ने सहारनपुर जिला पंचायत चुनाव में 14 सीटों पर जीत हासिल की है, लेकिन अध्यक्ष पद के लिए अभी उसको 11 और सदस्यों के समर्थन की जरूरत है। बसपा के 16 सदस्य हैं। सपा, कांग्रेस और भाजपा का गठजोड़। ऐसे में सपा, कांग्रेस और भारतीय किसान यूनियन ने तीसरा मोर्चा बनाकर भाजपा व बसपा को रोकने का प्लान बनाया है। सपा, कांग्रेस, भाजपा ने जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर दावा ठोकते हुए कहा है कि उनके पास पर्याप्त संख्या है। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव इमरान मसूद ने कहा कि हमने बीजेपी जैसे सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए तीसरा मोर्चा बनाया है। सपा जिला अध्यक्ष चौधरी रुद्रसेन का कहना है कि कई सदस्य हमारे संपर्क में हैं, हम जीत का आंकड़ा हासिल कर लेंगे। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष चौधरी विनय कुमार का कहना है कि जनहित और आपसी सौहार्द के लिए तीसरा मोर्चा बनाया गया है। बीजेपी के हैं 14, बसपा के हैं 16 सदस्य। इस बार चुनाव में बीजेपी के 14 सदस्य जीते हैं। पिछले बार के चुनावों की तुलना में यह पार्टी की बड़ी सफलता है। पिछले चुनाव की तुलना में इस बार बहुजन समाज पार्टी के 5 सदस्य कम जीते हैं। बसपा के 16 जिला पंचायत सदस्य हैं। अपना अध्यक्ष बनवाने के लिए बसपा को 9 सदस्यों की जरूरत है। यह है विपक्षी दलों के सदस्यों की स्थिति। कांग्रेस के पास 8 सदस्य हैं। समाजवादी पार्टी के 5 सदस्य चुने गए हैं। चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी की 2 महिला सदस्य चुनी गई हैं। जिला पंचायत के लिए चुने गए 49 सदस्यों में 19 महिलाएं, 15 मुस्लिम और 13 दलित हैं। 3 निर्दलीय चुने गए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नरेंद्र मोदी से बेहतर नेता है नीतीश। जेडीयू के पूर्व विधायक बोले, मोदी से देश नहीं संभल रहा, नीतीश को पीएम बनाना होगा। जी हां दोस्तों, बिहार में जेडीयू और बीजेपी के बीच छिड़े घमासान के बीच जेडीयू के पूर्व विधायक ने बड़ा बयान दिया है। जेडीयू नेता और पूर्व विधायक महेश्वर प्रसाद यादव ने कहा है कि नरेंद्र मोदी से देश नहीं संभल रहा है, देश में अराजक स्थिति हो गई है, इसलिए अब नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। उन्होंने नीतीश कुमार को पत्र लिखकर कहा है कि वे प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदारी करें। मोदी से बेहतर है नीतीश। मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट विधानसभा क्षेत्र से कई दफे विधायक रह चुके महेश्वर प्रसाद यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि देश में अभी अराजकता की स्थिति है, कोलाहल मचा हुआ है, इसलिए वे नीतीश कुमार से आग्रह कर रहे हैं कि वे देश का नेतृत्व संभालने के लिए आगे बढ़ें। नीतीश प्रधानमंत्री बने। देश की जनता नीतीश कुमार के नेतृत्व में परिवर्तन करने को तैयार है। 2024 का जो चुनाव होगा उसमें नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद की दावेदारी करें। पूरे देश के लोग उनका समर्थन करेंगे। महेश्वर यादव ने कहा कि लोग देख रहे हैं कि देश की हालत अभी क्या हो गई है। चारों ओर से विरोध का स्वर उठ रहे हैं। ऐसे में देश की जनता चाहती है कि गांधी और जयप्रकाश की तरह का कोई एक नेता आगे आए। वैसे नेता नीतीश कुमार ही हैं। वे ही देश का सही नेतृत्व कर सकते हैं, इसलिए उन्हें प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनकर सामने आना चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आखिर ऐसा क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट
सरकार से हो गया नाराज, जाने पूरा मामला। जी हां दोस्तों, न्यायाधिकरणों में नियुक्ति को लेकर दिए गए फैसले को बदलने पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के प्रति नाराजगी प्रकट की है। शीर्ष अदालत ने कहा कि जब सर्वोच्च अदालत फैसला देती है तो वह देश का कानून बन जाता है, लेकिन सरकार उन्हें निरस्त कर नया कानून ले आती है। अदालत ने न्यायाधिकरणों में नियुक्ति करने के लिए 50 वर्ष की आयु निर्धारित की थी और एक तय कार्यकाल के बारे में फैसला दिया था, लेकिन सरकार ने इसे बदल दिया और नए कानून में फैसले से अलग व्यवस्था कर दी। अदालत ने कहा कि क्या सरकार कानून लाकर और उनके जरिए फैसलों को खारिज नहीं कर रही है? क्या सरकार की यह कार्यवाही सही है? हालांकि सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल ने कहा कि संसद को लोगों की इच्छा का सम्मान करना पड़ता है। अदालत कितने भी निर्णय पारित कर सकती है, लेकिन संसद हमेशा कह सकती है कि हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि यह लोगों के हित में नहीं है। संसद को सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के ऊपर व्यवस्था करने का अधिकार है। उच्चतम न्यायालय ने नवंबर 2020 में राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग के गठन का आदेश दिया था। इसमें सदस्यों की नियुक्ति 5 साल के लिए करने तथा उसके बाद उन्हें फिर से नियुक्त करने के प्रावधान करने के लिए कहा गया था, लेकिन सरकार ने कानून बनाकर उसे 4 साल कर दिया। इस मामले में दायर याचिका पर अदालत सुनवाई कर रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में विपक्ष की खेला करने की तैयारी, रणनीति सरकार पर पड़ सकती है भारी। जी हां दोस्तों, बिहार में सत्ता के गलियारे में खेला होबे का जुमला बड़ी तेजी से फैल रहा है। सत्ता में आसीन गठबंधन में चल रही खींचतान और आपसी बयानबाजी ने बैठे बिठाए विपक्ष को मजबूत हथियार दे दिया है। अब विपक्ष इसी का फायदा उठाकर खेला करने की रणनीति बनाने में जुट गया है। विपक्ष को लगता है कि प्रदेश में एनडीए सरकार के तख्तापलट का ये बिल्कुल सही मौका है। एनडीए की आग भड़काने को बेताब लालटेन आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले से जुड़े मामलों में जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर हैं। हालांकि वो अभी कोरोना काल की वजह से पटना नहीं लौटे हैं और फिलहाल दिल्ली में ही मौजूद हैं, लेकिन पार्टी को पूरा भरोसा है कि सरकार बनाने और बिगाड़ने के खेल में माहिर लालू प्रसाद के पटना लौटते ही कुछ बड़ा धमाका होगा। यहां तक कि एनडीए को सत्ता से बेदखल कर देने का भी यकीन आरजेडी समेत पूरे विपक्ष को है। हालांकि आरजेडी का यह भी कहना है कि हमें सत्ता हासिल करने की कोई लालसा या जल्दबाजी नहीं है, लेकिन एनडीए सरकार आपसी कलह से ही चली जाएगी। एनडीए को विरोधियों से नहीं, अपनों से खतरा। ये सच है कि बिहार सरकार को पलटने की तैयारी विपक्ष कर रहा है, लेकिन उससे भी बड़ा सच ये है कि एनडीए आपसी कलह में ही अपनी ताकत कम करता जा रहा है। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में वैसे ही एनडीए को सरकार बनाने लायक संख्या बड़ी मुश्किल से मिली है। 2 बड़े घटक बीजेपी और जेडीयू मिलकर भी बहुमत नहीं पा सके। छोटे घटक दल वीआईपी और हम कि 4-4 विधायकों के सहारे ये सरकार बन सकी। ऐसे में इन छोटे दलों की वैसाखी पर ही सरकार टिकी है। इतना सब कुछ होने के बाद भी बीजेपी, जेडीयू, हम और वीआईपी के नेता लगातार बयानबाजी से एक दूसरे को नीचे दिखाने में लगे हैं। यही अंतर विरोध विपक्ष के लिए बड़ी उम्मीद की वजह बन गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी नेताओं के घरों के बाहर किसानों का विरोध प्रदर्शन, कृषि कानूनों की प्रतियां जलाई। जी हां दोस्तों, किसानों ने शनिवार को पंजाब और हरियाणा में बीजेपी नेताओं के आवास के पास और अन्य स्थानों पर केंद्र के 3 कृषि कानूनों की प्रतियां जलाई। पिछले साल कृषि कानूनों से जुड़े अध्यादेश लागू होने के दिन को किसान संपूर्ण क्रांति दिवस के तौर पर मना रहे हैं। काला झंडा थामे किसानों ने इन कानूनों को वापस नहीं लिए जाने को लेकर बीजेपी नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और कहा कि इन कानूनों से कृषक समुदाय बर्बाद हो जाएगा। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रदर्शन स्थलों के आसपास पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई और बैरिकेड लगाए गए। संयुक्त किसान मोर्चा ने कृषि कानूनों के खिलाफ संपूर्ण क्रांति दिवस का आह्वान किया था। विभिन्न किसान संगठन संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। अमृतसर, जालंधर, मोहाली, अबोहर, होशियारपुर, बरनाला, नवाशहर, पटियाला, चंडीगढ़, सिरसा, जिंद, करनाल, पानीपत और अंबाला में भी किसानों ने प्रदर्शन किया। फगवाड़ा में अर्बन एस्टेट में किसानों ने केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश के आवास के पास कृषि कानूनों की प्रतियों में आग लगा दी। प्रदर्शनकारी जीटी रोड के पास जमा हुए और केंद्रीय मंत्री के आवास की ओर निकले। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए प्रकाश के आवास की तरफ जाने वाली सड़क पर पुलिस ने बैरिकेड लगा रखे थे। विरोध के समय प्रकाश आवास पर नहीं थे। किसानों ने मोहाली जिले में भी प्रकाश के आवास के पास प्रदर्शन किया। किसी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेड लगा रखे थे। चंडीगढ़ में भी किसानों ने कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन किया। होशियारपुर में स्थानीय गुरुद्वारा सिंह सभा के शास्त्री मार्केट में भाजपा कार्यालय तक विरोध मार्च निकाला गया और कानून की प्रतियां जलाई गईं। करनाल में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किसानों से अपने प्रदर्शन के दौरान कानून व्यवस्था को नहीं भंग करने की अपील की। अंबाला में किसानों ने हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के आवास के पास प्रदर्शन किया। भारतीय किसान यूनियन से जुड़े कुछ किसान समूह अंबाला छावनी के पास राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 पर पहुंच गए, जहां से कुछ मीटर की दूरी पर हरियाणा के गृह मंत्री का आवास। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका गांधी के निशाने पर पीएम मोदी, कहा कोरोना को लेकर केवल झूठे ऐलान किए। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव व उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार के खिलाफ जिम्मेदार कौन अभियान चला रखा है। इस अभियान के तहत प्रियंका गांधी हर रोज केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के सामने सवालों की झड़ी लगा दी है। शनिवार 5 जून को प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए एक बार फिर नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा है। प्रियंका गांधी ने ट्विटर पर लिखा,
स्वास्थ्य सुविधाएं दुरुस्त करने की सलाहों को दरकिनार किया, जिम्मेदार कौन? कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्विटर पर लिखा, जब जनवरी में प्रधानमंत्री जी कोरोना से युद्ध जीत लेने की झूठी घोषणाएं कर रहे थे, उसी समय देश में ऑक्सीजन बेडों की संख्या 36%, आईसीयू बेडों की संख्या 46% और वेंटिलेटर बेडों की संख्या 28% घटा दी गई। स्वास्थ्य सुविधाएं दुरुस्त करने की सलाहों को दरकिनार किया, जिम्मेदार कौन? प्रियंका गांधी ने कहा, पिछले महीने भारतीय संगीत को बुलंदियों पर पहुंचाने वाले पंडित राजन मिश्रा का दिल्ली में वेंटिलेटर बेड न मिलने की वजह से निधन हो गया। इस घटना ने देश को झकझोर कर दिया। सबने इस घटना को सरकारी लापरवाही और व्यवस्था की नाकामी के रूप में देखा। अप्रैल 2021 में भारत में कोरोना के लगभग 66 लाख मामले आए। लोग अस्पतालों के सामने, अधिकारियों के दफ्तरों के सामने, सोशल मीडिया पर एक एक बेड की गुहार लगा रहे थे। कोरोना विजय की घोषणा कर चुकी सरकार इस मौके पर इतना भी नहीं कर पाई कि आरोग्य सेतु या किसी अन्य डाटाबेस पर सभी अस्पतालों में बेड की उपलब्धता का डाटा ही अपडेट कर दे, ताकि बेड के लिए इधर उधर धक्के खा रहे लोगों को कुछ सहूलियत मिल सकती। लोग सरकार के सामने बेबस थे कि जिन्होंने अस्पताल के बाहर ही दम तोड़ दिया। इस दर्दनाक मंजर के पीछे सरकार की लापरवाही एवं दिशाहीनता की एक पूरी गाथा है। 2021 की शुरुआत में पीएम मोदी अपने बड़बोले प्रचारमयी अंदाज में बार बार कोरोना की जंग जीतने का ऐलान राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर करते रहे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आईएमए झारखंड ने बाबा रामदेव को भेजा लीगल नोटिस, कहा 14 दिन में माफी मांगे, नहीं तो करेंगे एफआईआर। जी हां दोस्तों, एलोपैथिक डॉक्टरों पर अमर्यादित टिप्पणी और कोरोना महामारी में मरने वाले डॉक्टरों का मजाक उड़ाने के मामले में झारखंड आईएमए ने बाबा रामदेव को लीगल नोटिस भेजा है। आईएमए झारखंड ने बाबा रामदेव को आयुर्वेद और एलोपैथी के बीच की लड़ाई बनाने की कोशिश करने, मरने वाले डॉक्टरों का अपमान और एलोपैथिक इलाज पर सवाल सहित कई बिंदुओं पर 14 दिन के अंदर लिखित गलती स्वीकार करने को कहा है, नहीं तो एफआईआर दर्ज कराने की चेतावनी भी दी है। हाल ही में आईएमए झारखंड ने अपनी कार्य समिति की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें राज्य के अलग अलग हिस्सों से बड़ी संख्या में चिकित्सकों ने हिस्सा लिया था। बैठक में बाबा रामदेव के द्वारा डॉक्टरों के प्रति अमर्यादित भाषा, दुष्प्रचार, कोरोना से मृत चिकित्सकों का मजाक उड़ाने और कोरोना वैक्सीन के प्रति दुष्प्रचार करने के मामले में यह निर्णय लिया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि बाबा रामदेव पर कानूनी कार्रवाई की जाए। कार्यकारिणी समिति ने झारखंड आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार सिंह, महासचिव डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह और डॉक्टर शंभू प्रसाद, अध्यक्ष रांची आईएमए को कानूनी कार्रवाई करने के लिए अधिकृत किया गया। इसी कड़ी में 4 जून को रामदेव को एक लीगल नोटिस भेजा गया है। झारखंड आईएमए के महासचिव डॉक्टर प्रदीप सिंह ने कहा कि अगर 14 दिन के अंदर लीगल नोटिस का जवाब नहीं दिया गया तो लालपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। इसी तरह इंडियन मेडिकल एसोसिएशन उत्तराखंड ने भी रामदेव की कोरोनिल दवा का विरोध किया है। उत्तराखंड आईएमए ने पतंजलि द्वारा कोरोनिल दवा को कोविड किट में शामिल किए जाने के प्रस्ताव का विरोध किया है। आईएमए उत्तराखंड ने कहा, कोरोनिल को ना तो WHO ने अप्रूव किया है और ना ही ये केंद्रीय गाइडलाइंस में शामिल है। ये कोई ड्रग या मेडिसिन नहीं है, जैसा कि रामदेव द्वारा दावा किया जा रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जमानत पर निकले लालू बिहार में खेला करने को तैयार, राजद का दावा, लॉकडाउन खत्म होते ही आएंगे पटना। जी हां दोस्तों, बिहार में राजद ने दावा किया है कि लॉकडाउन खत्म होते ही पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव दिल्ली से बिहार लौट आएंगे। उनके लौटते ही राज्य में बंगाल की तरह बड़ा सियासी खेल होगा। फिलहाल लालू अपनी पत्नी राबड़ी के साथ दिल्ली में अपनी बड़ी बेटी मीसा भारती के आवास पर हैं। तेजस्वी यादव भी काफी दिनों से दिल्ली में ही होने का दावा कर रहे हैं। लालू परिवार के करीबी और मनेर के विधायक भाई वीरेंद्र ने ऐसा दावा किया है तो पार्टी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बयानों को इशारा समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि समझने वाले समझ चुके हैं कि बिहार में आगे क्या होगा, जो नहीं समझ पाए हैं वे अनाड़ी हैं। हालांकि एनडीए के नेताओं ने राजद के दावे की हकीकत कुछ और बताई है। भाई वीरेंद्र ने साफ तौर पर कहा कि लालू की बिहार वापसी के लिए कोरोना के मामले कम होने और लॉकडाउन खत्म होने का इंतजार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राजद सुप्रीमो के आते ही राज्य में राजनीतिक गतिविधियां बढ़ेंगी और बहुत जल्द महागठबंधन की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि लालू के लौटते ही राज्य में राजनीतिक उथल पुथल तेज होगी। जेडीयू के प्रवक्ता निखिल मंडल ने कहा कि बंगाल में भले खेला हो गया, लेकिन बिहार में यह सपना पूरा होने वाला नहीं है। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। राजद के लोग ख्याली पुलाव पकाने और सपने देखने में व्यस्त है। जेडीयू के नेता और पूर्व सूचना जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार ने कहा कि लालू का ऑक्सीजन लेवल आजकल काफी गिर गया है, लेकिन उनका ट्वीट लेवल बढ़ा हुआ है, लिहाजा उन्हें खुश करने के लिए कुछ नेता बयान देते रहते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भाजपा की सांगठनिक बैठक में हंगामा, पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया दिलीप घोष का घेराव। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में शीर्ष नेताओं के लिए गुस्सा अब खुलकर सामने आने लगा है। पार्टी की सांगठनिक बैठक के लिए पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष का बूथ लेवल पर ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने घेराव किया। हुगली के चुचुरा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने दिलीप घोष का घेराव करके विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि कार्यकर्ताओं की यह मांग है कि जल्द से जल्द हुगली जिला समिति को भंग किया जाए और गौतम चटर्जी को हटाया जाए। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं
के विरोध प्रदर्शन को लेकर हुगली से भाजपा सांसद लॉकेट चटर्जी ने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता अपनी बात रखने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। लॉकेट चटर्जी ने कहा कि वो पूरी तरह से अपनी बात या शिकायतें पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के सामने रख सकते हैं। हालांकि उन्होंने बूथ स्तर के नेताओं को भी याद दिलाया कि अनुशासन को लेकर पार्टी कोई समझौता नहीं कर सकती और ना ही करती है। वहीं लॉकेट चटर्जी ने इस विरोध प्रदर्शन का आरोप टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर लगाया और कहा कि टीएमसी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ही भाजपा कार्यकर्ताओं की भीड़ में घुसकर हंगामा किया। लॉकेट चटर्जी के आरोपों को खारिज करते हुए टीएमसी ने कहा कि किसी और पर आरोप लगाने से पहले भाजपा को खुद के गिरेबान में झांकना चाहिए। हुगली से टीएमसी के जिलाध्यक्ष ने दिलीप घोष और लॉकेट चटर्जी को अपना घर संभालने की भी नसीहत दी। साथ ही कहा कि पहले आप अपना घर संभालें और उसके बाद दूसरों पर आरोप लगाएं। टीएमसी जिलाध्यक्ष ने कहा कि टिकट बंटवारे से लेकर चुनाव के नतीजे आने तक भारतीय जनता पार्टी में जो अंतर्कलह छिड़ी हुई थी वो किसी से छुपी नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा के नेता और उनका नेतृत्व इसी आंतरिक लड़ाई पर पर्दा डालने के लिए राजनीतिक हिंसा का झूठा आरोप लगा रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भाजपा में होगी सबसे बड़ी टूट, दीदी के संपर्क में 33 विधायक, अपने ही जाल में फंस गई पार्टी। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजनीति में फिर से उठापटक होने की सुगबुगाहट तेज है। खबरें हैं कि भाजपा के 33 विधायक सत्तासीन तृणमूल कांग्रेस में जाना चाहते हैं। बता दें कि चुनाव के पहले टीएमसी से भी 33 विधायक ऐसे थे जो भाजपा में शामिल हो गए थे। इनमें से 13 को पार्टी ने टिकट दिया था। भास्कर.com की खबर के अनुसार दावा किया जा रहा है कि 33 विधायक तो टीएमसी के संपर्क में हैं ही। इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय के बेटे शुभांशु भी तृणमूल ज्वाइन करना चाहते हैं। हालांकि भाजपा प्रवक्ता शामिक भट्टाचार्य ने इसे अफवाह करार दिया है। उन्होंने कहा कि जो लोग मुझे 33 का आंकड़ा दे रहे हैं, मैं उन्हें 72 की तादाद बता रहा हूं, क्योंकि यह दावा झूठा है। दरअसल शुभांशु के बीजेपी में जाने की अटकलें तब तेज हुई थी जब उन्होंने अपने एक पोस्ट के जरिए केंद्र सरकार को निशाने पर ले लिया था। उन्होंने फेसबुक पर लिखा था कि जनता द्वारा चुनी गई सरकार की आलोचना करने के बजाय आत्मनिरीक्षण करना बेहतर है। बता दें कि शुभांशु रॉय को बीजेपी ने बीजपुर से टिकट दिया था, लेकिन वे जीतने में कामयाब नहीं हो सके। वहीं ऐसी चर्चा है कि टीएमसी भाजपा विधायकों को दोबारा पार्टी में शामिल करने के मामले में जल्दबाजी नहीं करना चाहती। टीएमसी सांसद सुखेंदु शेखर राय के अनुसार शनिवार को दोपहर 3 बजे पार्टी कार्यालय में मीटिंग है, उसमें इस मुद्दे पर भी बात हो सकती है। बता दें कि ऐसे कई विधायक हैं जो टीएमसी में जाने की बात अब खुलकर कह रहे हैं। सरला मुर्मू, पूर्व विधायक सोनाली गुहा और फुटबॉलर से राजनेता बने दीपेंदु विश्वास ने साफ कर दिया है कि वे दोबारा टीएमसी ज्वाइन करना चाहते हैं। मुर्मू को टीएमसी ने हबीबपुर से टिकट दिया था, इसके बावजूद उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी। इसी प्रकार पूर्व विधायक सोनाली गुहा भी घर वापसी के इंतजार में हैं। उन्होंने ममता बनर्जी को पत्र लिखकर कहा है कि जिस तरह मछली पानी से बाहर नहीं रह सकती, वैसे ही मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी दीदी। वहीं फुटबॉलर से राजनेता बने दीपेंदु विश्वास ने भी ममता को पत्र लिखकर टीएमसी में शामिल होने की इच्छा जताई है। बता दें कि बंगाल की 294 में से 213 सीटें टीएमसी ने जीती है, वहीं 77 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली है। चुनाव के कुछ महीनों पहले टीएमसी के 50 से अधिक नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया था। इसमें 33 तो विधायक थे। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि इस बार भाजपा ही जीतेगी, जबकि कई की उम्मीद बीजेपी में आने के बाद भी पूरी नहीं हो पाई थी, क्योंकि पार्टी ने उन्हें टिकट ही नहीं दिया। अब टीएमसी के जीतने के बाद बीजेपी का दांव उल्टा दिखाई। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। क्या दिल्ली बॉर्डर से हट जाएगा किसान आंदोलन? राकेश टिकैत ने केंद्र पर लगाया बड़ा आरोप। जी हां दोस्तों, दिल्ली की सीमा पर चल रहा किसान आंदोलन क्या यहां से हटाया जाएगा? संयुक्त किसान मोर्चा नेता राकेश टिकैत ने गुरुवार को केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। टिकैत ने कहा कि केंद्र सरकार किसान आंदोलन को दिल्ली के विभिन्न सीमा क्षेत्रों से हटाकर जिंद स्थानांतरित करवाना चाहती है। उन्होंने केंद्र को चुनौती दी कि किसान सरकार की चाल को कामयाब नहीं होने देंगे। टिकैत ने यहां जिंद और नरवाना के बीच स्थित खटखट टोल पर किसानों को संबोधित करते हुए कहा, केंद्र सरकार दिल्ली के बॉर्डरों पर चल रहे किसान आंदोलन को जिंद के आसपास शिफ्ट करवाना चाहती है। दिल्ली के बॉर्डरों पर चल रहा किसानों का धरना वहीं पर जारी रहेगा। जो केंद्र सरकार की चाल है उसको कामयाब नहीं होने देंगे। हम दिल्ली को किसी सूरत में नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि हरियाणा में भी चल रहा आंदोलन जारी रहेगा। टोहाना पुलिस द्वारा पकड़े गए किसानों को लेकर राकेश टिकैत ने कहा, जो पकड़े गए वो हमारे ही बच्चे हैं, वो विधायक के आवास का घेराव करने चले गए होंगे, सब आंदोलन का ही हिस्सा हैं, वो हमारे हैं, हम उन्हें समझाएंगे। उन्होंने हाल ही में उत्तर प्रदेश में हुए पंचायत के चुनाव में भाजपा द्वारा कम सीटें जीतने की ओर ध्यान दिलाते हुए दावा किया कि यह पार्टी 2022 के विधानसभा चुनाव भी हारेगी, क्योंकि राज्य सरकार ने कोई काम नहीं किया। उन्होंने दावा किया कि राज्य में आज भी गन्ना किसानों का 23,000 करोड़ रुपए बकाया है। टिकैत ने कहा कि 5 जून को तीनों नए कृषि कानूनों को बनने के 1 साल पूरे होने पर देश भर में भाजपा एवं उनके सहयोगी दलों के सांसदों, विधायकों, मंत्रियों के आवास के बाहर किसान तीनों की कानूनों की प्रतियां जलाकर रोष प्रकट करेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका गांधी ने ब्लैक फंगस पर जताई चिंता। पीएम मोदी से कहा,
सरकार इसे गंभीरता से ले। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना की दूसरी लहर के बीच ब्लैक फंगस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। देश के ज्यादातर राज्यों में ब्लैक फंगस के मरीज देखने को मिल रहे हैं। वहीं ब्लैक फंगस की दवा न मिलने के कारण कई मरीजों को अपनी जान तक गंवानी पड़ रही है। ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों को देखते हुए कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्यान इस ओर खींचने की कोशिश की है। प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी को एक पत्र लिखकर कहा है कि ब्लैक फंगस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। प्रियंका गांधी ने लिखा, इस गंभीर बीमारी से पीड़ित मरीजों के इलाज में इस्तेमाल होने वाला लाइपोसोमाल एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन नहीं मिल रहा है। बड़ी संख्या में लोग इस दवा के लिए गुहार लगा रहे हैं। हाल ही में इंदौर की एक बच्ची का उसके पिता के लिए इंजेक्शन उपलब्ध कराने की गुहार वाला वीडियो देखकर सबको बहुत दुख हुआ। अभी दिल्ली में सेना के 2 अस्पतालों में भर्ती सैनिकों को ब्लैक फंगस के इलाज में इस्तेमाल होने वाले इस इंजेक्शन की कमी की खबर आई। समय की मांग है कि इस संबंध में आप त्वरित निर्णय लें, जिससे लोगों की जान बचाई जा सके। इस बीमारी को लेकर आपकी सरकार का रवैया इसकी गंभीरता के अनुरूप नहीं रहा है। मरीजों की संख्या के हिसाब से राज्यों को उपलब्ध कराए गए इंजेक्शन की संख्या बेहद कम है। देश भर में 22 मई तक इस फंगस बीमारी से पीड़ित मरीजों की संख्या 8,848 बताई गई थी। इसके बाद 25 मई को मरीजों की संख्या बढ़कर 11,717 हो गई। सिर्फ 3 दिन में ही 2,869 मरीज बढ़ गए। म्यूकोरमाइकोसिस जैसी बीमारी जिसमें 50% तक मृत्यु दर होती है, इसको लेकर लापरवाही नहीं की जा सकती। ब्लैक फंगस के इलाज में इंजेक्शन पर ही लाखों रुपए का खर्च। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।